हेलो गुड इवनिंग साथियों। आशा है उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो से दोस्तों, आज का हमारा सेशन है कुक्कुट मुर्गियों से संबंधित है। उस से संबंधित हम आज अपने चर्चा करेंगे इसके अंदर उनके खान पान वगैरह वगैरह के बारे में, जो भी उनके बारे में। तो अगर मेरे साथियों आपने अगर पार्ट बी की पिछली क्लास नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वो सभी क्लास अटेंड जरूर करें। वो आपके एग्ज़ाम के अंदर इतना इससे ही बिल्कुल प्रश्न छपेंगे। अगर आप हकीकत में वाकई में पढ़ते हो तो मेरे साथियों 20 क्वेश्चन है वो सही करके दिखाओ। 25 प्रश्नों की क्लास है, इसके अंदर अगर आप 20 प्रश्न सही कर दोगे, मान लो 20 की जगह आप 17-18 प्रश्न सही कर दोगे, तो मैं मान लूँगा कि आपकी तैयारी है वो अच्छी है। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने, कि जिन गायों में मध्यकाल के लक्षण नहीं आते हैं उसे कहते हैं। जिन गायों में मध्यकाल के लक्षण नहीं आते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने चार दिया गया है। ऑप्शन साइलेंट हिट, चौकी, साई ब्रीडर या सूत्रकाल। तो मेरे साथियों जिन गाय में मध्यकाल के लक्षण नहीं आते हैं उसे अपन साई ब्रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? साई ब्रीडर। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस मध्यकाल को शांत ऋतु या साइलेंट हिट कहते हैं। कौन सी? इस मध्यकाल को शांत ऋतु या साइलेंट हिट भी कहा जाता है। मेरे साथियों बात करूँ नेक्स्ट पर्सन की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुक्कुट आवास प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? कौन सी आवास प्रणाली को, कुक्कुट आवास प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? मेरे साथियों सभी साथी तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन 1, 4, 3 या 2। तो कुक्कुट आवास प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है मेरे साथियों? तो सर जी अपनी इसको बांटा गया है 4 भागों में। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुक्कुट आवास प्रणाली को मेरे साथियों 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग है कौन कौन से, तो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो हमारा भाग हो गया मेरे साथियों घर के पीछे मुर्गी पालन का। दूसरा हमारा भाग हो जाएगा विस्तृत प्रणाली या मुर्गी को खुले में रखना, दूसरा हो गया। तीसरा हमारा भाग होगा अर्धसघन प्रणाली। 4 नंबर हमारा भाग होगा सघन प्रणाली। ठीक है, तो कुक्कुट आवास प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? घर के पीछे मुर्गी पालन, मुर्गियों को खुलों में रखना, अर्धसघन प्रणाली या सघन प्रणाली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न है मेरे साथियों कि पशुओं में तापमान किससे ज्ञात करते हैं? पशुओं के अंदर जो तापमान ज्ञात करते हैं ना अपने, उस वो किससे ज्ञात करते हैं? ऑप्शन थर्मामीटर, बैरोमीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर या हाइड्रोमीटर। तो मेरे साथियों पशुओं में तापमान है वो किससे ज्ञात किया जाता है? सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए। तो मेरे साथियों प्यारे स्टूडेंटों, हाँ जी बिल्कुल, बड़ा मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन आया है। तो पशुओं में तापमान है वो किससे ज्ञात किया जाता है? ये किया जाता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर से, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो भी साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह सेंटीग्रेड व फारेनहाइट दोनों में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात करने वाली जुगल शिरा स्थित होती है। जो भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, जो जुगल शिरा होता है वो कहाँ पे स्थित होती है? ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बड़ा ही शानदार कड़ाकेदार प्रश्न है कि भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात करने वाली जुगल शिरा है वो कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन पूंछ में, सिर में, जबड़े के नीचे या पैरों में। तो भेड़ बकरी में नाड़ी गति ज्ञात करने वाली जुगल शिरा है वो जबड़े के नीचे स्थित होती है। कहाँ पे होती है मेरे साथियों? जबड़े के नीचे। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे साथियों कि पशुओं का जन्म से या प्रजाति का लक्षण स्वरूप सींग रहित होना। पशुओं का या तो जन्म से हो या प्रजाति का उनका कोई लक्षण हो जिससे सींग रहित हो, उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन पोल्ड, ब्रीडर, गोल्ड या एबिल। तो पशुओं का जन्म से या प्रजाति का लक्षण स्वरूप सींग रहित होना उनको क्या बोलते हैं मेरे साथियों? उनको पोल्ड बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि भेड़ की पूंछ काटना क्या कहलाता है? ऑप्शन डॉकिंग, रोगिंग, विनिंग या स्नेकिंग। भेड़ की पूंछ काटना क्या कहलाता है? ये प्रश्न मैंने आपको 2 बार पहले भी बताया है। तो भेड़ की पूंछ काटना कहलाता है मेरे साथियों डॉकिंग। क्या कहलाता है? भेड़ की पूंछ को काटना डॉकिंग कहा जाता है। यह एक
या 2 सप्ताह की आयु पूंछ काटने के लिए उपयुक्त होती है। ये डॉकिंग अपने ये कब उपयुक्त होती है? 1 से 2 सप्ताह के अंदर पूंछ काटने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पशुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? ऑप्शन साइलेज, डिसबडिंग, ग्रूमिंग, कास्टिंग। पशुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? तो मेरे साथियों, पशुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाएगा? कास्टिंग कहलाएगा, यानी कास्टिंग। यानी जी बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी मेरे साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट से आप सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बहुत ही शानदार और मज़ेदार आज का सेशन रहने वाला है आपका। तो पशुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जैसे सींग रोदन, खुर काटना आदि प्रकार की विभिन्न क्रियाएं होती है। अगला प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे 8 नंबर रहेगा, कौन सा? कि नवजात बछड़े को माँ के साथ पालना क्या कहलाता है? नवजात जो बछड़ा होता है उसको माँ के साथ उसका पालन करते हैं अपने, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नकलिंग, सेफर, सकलिंग या विनिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, नवजात बछड़े को माँ के साथ पालना सकलिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? सकलिंग। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। नवजात बछड़े को माँ के साथ पालना सकलिंग बोला जाता है। यह पालने की कौन सी विधि है? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नवजात बछड़े को माँ के साथ पालना क्या कहलाएगा? तो सकलिंग कहलाएगा। प्रश्न आए यह पालने की विधि कौन सी है? तो आपको करना है मेरे साथियों, कौन सी विधि है यह पालने की? तो सर जी अपने यह तो प्राकृतिक विधि है। हाँ जी बिल्कुल, प्राकृतिक विधि है। ये कौन सी विधि है? प्राकृतिक विधि। अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों 9 नंबर, कि गाय की नाड़ी गति इधर होती है। गाय की नाड़ी गति कितनी होती है? ऑप्शन 60 से 70, 40 से 50, 40 से 45 या 70 से 80। गाय की नाड़ी गति दर होती है। तो गाय की नाड़ी दर गति कितनी होती है? तो सर जी अपने अपनी गाय और भैंस होती है, इनकी नाड़ी दरों में दोनों में अंतर पाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल पाया जाता है, अलग अलग होती है। तो गाय की होगी अपनी नाड़ी गति दर कितनी होगी? 40 से 50 होगी। 40 से 50 कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गाय की नाड़ी गति दर कितनी है, तो आपको 40 से 50 करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसका? भैंस का, भैंस की नाड़ी गति दर कितनी है, तो याद रखना भैंस की नाड़ी दर गति होती है अपनी 40 से 50। कितनी? 40 से 45, 50 नहीं, सॉरी साथियों, 40 से 45 ये भैंस की नाड़ी दर होती है। कितनी? भैंस की नाड़ी गति 40 से 45, गाय की नाड़ी गति 40 से 50। अगला प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे अगला बड़ा शानदार मज़ेदार रहने वाला है कि सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पक्का पूछेगा, रट के ही जाना। ऑप्शन विद्युत छड़, रासायनिक विधि, आरी द्वारा हटाना या डी ऑनर। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, यानी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो रासायनिक विधि होगी वो सींग रोधन की सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। कौन सी? रासायनिक विधि। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले साथियों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट से बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। आपसे क्वेश्चन आए कि रासायनिक विधि तो होगी, मैं मान लेता हूँ, परंतु रासायनिक विधि है कौन सी विधि? अगर ये पूछा जाए तो आपको वहाँ पे राइट करना है मेरे साथियों। रासायनिक विधि आपकी कौन सी होगी? आपकी ये वैज्ञानिक विधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा अगला यहाँ पे रहेगा 11 नंबर, कि पशुओं को चिन्हित करने का उपयुक्त समय होता है। पशुओं को अपन चिन्हित करते हैं ना, उनका उपयुक्त समय कितना मतलब कौन सा होता है? ऑप्शन यौवनावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किसी भी अवस्था में पशुओं को चिन्हित करने का उपयुक्त समय होता है, कौन सा होता है? तो सभी साथी वो खतरनाक तरीके से इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो पशुओं का चिन्हित करने का उपयुक्त जो समय होता है, चिन्हित मतलब उनको दाग लगाते हैं ना अपने, उसकी तरीके से चिन्हित करते हैं। दाग लगाने का सिस्टम अलग होता है और चिन्हित करने का मतलब है उनको पशुओं को पहचाना जाए। वो कब करते हैं? तो उपयुक्त उनका समय होता है चिन्हित करने का बाल्यावस्था का, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न, दूध देने वाले पशुओं में, किन पशुओं में? दूध देने वाले पशुओं में आयोडीन परीक्षण किस में किया जाता है? दूध देने वाले पशुओं में आयोडीन परीक्षण किस में किया जाता है? सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का शानदार और मजेदार आंसर देंगे कि दूध देने वाले पशुओं में आयोडीन परीक्षण वो किस में किया जाता है मेरे साथियों? तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ये अपने दूध में किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
जो साथी पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए मेरे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर आपको क्लास के अंदर ये ऊपर की तरफ ये देखिए मेरे साथियों दिए गए हैं। नंबर है अपने 90 57 115 47 पे व्हाट्सएप मैसेज करना। मेरी टेक्निकल टीम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी क्लास की, प्लस में जैसे जैसे क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और अन्य फैक्ट है वो आज से मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 1 2 या 3 4। ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती है? तो ब्रांडिंग मेरे साथियों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ब्रांडिंग? 2 प्रकार की, हाँ जी बिल्कुल। इस क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है। होती कौन कौन सी है याद रखना, कौन कौन सी होती है? पहली गर्म, दूसरी ठंडा। ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है, गर्म तथा ठंडा। ब्रांडिंग पशुओं को चिन्हित करने के काम आती है। ब्रांडिंग क्या काम आती है? पशुओं को चिन्हित करने के, ठीक है। वो करते हैं ना, अपने पशुओं को दाग लगाते हैं, वो चिन्हित करना ही मान बोला जाता है उसको। अगला प्रश्न, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे में प्रतिपक्षी स्थान दिया जाता है। मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे में प्रतिपक्षी स्थान कितना दिया जाता है? ऑप्शन 2 वर्ग फुट, 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग फुट आ गया आपका, 5 वर्ग फुट या 0.5 वर्ग फुट। तो फटाफट तरीके से, खतरनाक तरीके से सेशन को शेयर कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो मुर्गियां हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरा में प्रतिपक्षी स्थान दिया जाता है वो आपका 1 वर्ग फुट का दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो सर जी अपने 1 वर्ग फुट का स्थान देते हैं। वयस्क मुर्गियों को ग्रिट अवस्थाएं, वयस्क जो मुर्गी होती है उसको ग्रिट आवश्यकता अधिक होती है। किसकी? ग्रिट आवश्यकता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्ग फुट उसको स्थान की आवश्यकता होगी, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 15 रहने वाला है मेरे साथियों कि ईयर नोचिंग किस में सर्वाधिक प्रचलित है? ईयर नोचिंग ऑप्शन बकरी, भैंस, गाय या सुअर। तो ईयर नोचिंग सुअर में सर्वाधिक प्रचलित होगा। किस में होगा? सुअर में। ईयर नोचिंग किस में सर्वाधिक प्रचलित है? सुअर के अंदर। इसमें ईयर नोचिंग यंत्र द्वारा कान के मध्य व किनारों पर खांच बनाई जाती है। कान के मध्य और इनके किनारों पर खांच बनाई जाती है मेरे साथियों, जिसको बोलते हैं ईयर नोचिंग, यानी उनको थोड़ा बड़ा सा ऐसा कुछ करके लगाया जाता है। अगला प्रश्न, पशु के पूर्वजों के गुणों का पता लगाना किस पंजिका से चलता है? पशु के पूर्वजों के गुणों का पता लगाना किस पंजिका से चलता है? ऑप्शन वंशावली पंजिका, गुणांकन पंजिका, ज्ञानात्मक पंजिका या पूर्व पंजिका। तो मेरे साथियों पशु के पूर्वजों के गुणों का पता लगाना अपना वंशावली पंजिका से होता है। कौन सी? वंशावली पंजिका, हाँ जी बिल्कुल। खतरनाक तरीके से 1 नंबर ऑप्शन को अपन राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मुर्गियों में प्लास्टिक के छल्ले पैरों में बांधना कहलाता है। कि मुर्गियों में प्लास्टिक के छल्ले पैरों में बांधना क्या कहलाता है? ऑप्शन टैगिंग, रेटिंग, ब्रांडिंग या पेंटिंग। तो मुर्गियों में प्लास्टिक के छल्ले पैरों में बांधना आपके टैगिंग कहलाएंगे मेरे साथियों। क्या कहलाएंगे? टैगिंग, हाँ जी बिल्कुल। 1 नंबर ऑप्शन को राइट आंसर करेंगे मेरे साथियों, बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी उम्र के पशुओं में सींग हटाने में काम में लिया जाता है। ऑप्शन विद्युत छड़, आरी द्वारा काटना, रासायनिक विधि, डी होनर विधि। तो बड़ी उम्र के पशुओं में सींग हटाने में कौन सी जो अपना यंत्र है उसको प्रयोग में लेते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आरी द्वारा काटना। बड़े जो पशु होते हैं उसके सींग अपन आरी द्वारा काटते हैं, क्योंकि उनके सींग होते हैं क्या? बड़े बड़े। छोटे पशुओं के सींग इतने बड़े नहीं होते हैं, तो उनको अपन किससे काटते हैं? उनको अपने जैसे कोई गर्म छड़ विधि हुई उससे, जैसे मतलब कोई रासायनिक पदार्थ होता है उसको डालते हैं, जिसकी वजह से उसका सींग है वहीं पे मतलब रुक जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है जड़ से एकदम, ठीक है। अगला प्रश्न, गाय व भैंस का तापमान सेंटीग्रेड में होता है। गाय व भैंस का तापमान मेरे साथियों यहाँ पे आपको सेंटीग्रेड में पूछा है। एक आपको शायद मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है पीछे क्लास में फारेनहाइट के अंदर, तो दोनों याद रखना। वो फारेनहाइट था या कुछ और था, उसमें मैंने आपको बताया था। गाय व भैंस का तापमान सेंटीग्रेड में होता है। ऑप्शन 34 डिग्री 6 सेंटीग्रेड, 35 डिग्री 6 सेंटीग्रेड, 37 डिग्री 4 सेंटीग्रेड, 38 डिग्री 8 सेंटीग्रेड।
मुझे पूरा याद नहीं आ रहा था, मैंने क्या बताया था, फाड़ने आई थी संबंधित आपको गाय या भैंस की कुछ बातें बताई थी, वो याद रखना आप। गाय व भैंस का तापमान सेंटीग्रेड में होता है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो गाय व भैंस का तापमान कितना होगा, ये होगा आपका 37 डिग्री 4 सेंटीग्रेड। कितना होगा, 37 डिग्री 4 सेंटीग्रेड। हाँ याद आ गया, मेरे साथियों याद आ गया। वहीं आपको पूछा जाए फाड़ने आइट में, ये तो आया आपका कितना सेंटीग्रेड के अंदर। मैंने आपको बताया था कि आपसे फाड़ने आइट में पूछा जाए, किस में, फाड़ने आइट, तो आपको करना है 101 डिग्री 5। कितना करना है, 101 डिग्री 5 फाड़ने आइट। डिग्री में पूछा जाए सेंटीग्रेड में, तब तो आपको करना है 37 डिग्री 4 सेंटीग्रेड। फाड़ने आइट में पूछा जाए तब आपको 101 डिग्री 5 फाड़ने आइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कि पोल्ट्री घेरा प्रणाली किस कुक्कुट प्रणाली के अंतर्गत आता है। कि पोल्ट्री घेरा प्रणाली किस कुक्कुट प्रणाली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन, विस्तृत प्रणाली, घर के पीछे मुर्गी पालन, अर्धसघन प्रणाली या सघन प्रणाली। तो मेरे साथियों पोल्ट्री घेरा प्रणाली है वो कौन सी कुक्कुट प्रणाली के अंतर्गत आती है अपनी, तो सर जी ये आती है अपनी अर्धसघन प्रणाली में। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन मतलब कि C नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्धसघन प्रणाली को भागों में बांटा गया, कौन कौन सी, तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली एक तो ये हो गई, और दूसरी हो गई आपकी उठाऊ मकान प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पशुओं में मध्यचक्र की कितनी अवस्था होती है। ऑप्शन 4 3 1 और 2। पशुओं में मध्यचक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, तो मेरे साथियों पशुओं में अपने मध्यचक्र की अवस्थाएं होती है वो 4 होती है, कौन कौन सी, प्रोएस्ट्रस अवस्था, इसकी अवधि 2 से 3 दिन तक होती है। दूसरी है एस्ट्रस अवस्था जो 12 से 14 घंटों तक होती है, कितनी, 12 से 14। आपको पशुओं में मध्यचक्र की कितनी अवस्था पूछे, प्रश्न यही आएगा, अगला नहीं पूछेगा, इतना ही याद रखना आपको, कितना ही। तो होगा आपका राइट आंसर, पशुओं में मध्यचक्र की अवस्थाएं 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े में नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात करते हैं, किस में, घोड़े में। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं कि घोड़े में नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन, जुगुलर शिरा से, मैक्सिलरी धमनी से, पपूस धमनी से या कोक्सीजियल धमनी से। घोड़े में नाड़ी गति कहाँ से ज्ञात करते हैं, सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर रहे हैं। तो इसमें नाड़ी गति है वो ज्ञात करते हैं मेरे साथियों, कहाँ से, मैक्सिलरी धमनी से। किससे, मैक्सिलरी धमनी से। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे इस प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। घोड़े में नाड़ी गति ज्ञात करते हैं अपने कहाँ से करते हैं, मैक्सिलरी धमनी से करते हैं मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, सभी साथी वो सेशन को, जिन विद्यार्थियों ने क्लास अभी तक नहीं देखी है वो देख लेना मेरे साथियों, आराम से धीरे धीरे, और साथ में नोट्स बनाते रहना। वैसे तो मैं आपको PDF डाल रहा हूँ, परंतु साथ में सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथियों आज का टाइम अपना सेल्फ स्टडी का मांगता है। जिस बंदे की सेल्फ स्टडी तकड़ी है, मजबूत है, उस बंदे का सिलेक्शन होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है मेरे साथियों। ये दुनिया आपके पूरी खिलाफ हो सकती है, पर स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया को आपके चरणों में झोंक देती है मेरे साथियों। इसलिए मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, आप पढ़ते हो, तो घर वालों के बेफालतू पैसे बर्बाद मत कीजिए। मैंने कुछ बच्चों को देखा है मेरे साथियों, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के अंदर नहीं जाते हैं, फ़ोन ले आते हैं, फ़ोन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे साथियों अपने माँ बाप भाई बहन की तरफ देखकर अच्छे से उनका विश्वास तोड़ना मत, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने कड़ी मेहनत करो। हाँ, लगातार अगर आप कड़ी मेहनत करते जाओगे तो एक दिन आपको वो चीज़ ज़रूर हासिल होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप इस दुनिया के अंदर पा नहीं पाओगे। सब चीज़ों को अपन हासिल कर सकते हैं, परंतु काम अपना मेहनत का होता है, परंतु एक दिन अपनी मेहनत है वो रंग लाती है मेरे साथियों। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आपका यूं ही साथ बना रहे मेरे साथियों, धन्यवाद। सभी साथी क्लास को शेयर करके आया करो अपने भाई बंधु दोस्तों को, ठीक है।